नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ने लगा है प्रदूषण। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं है। 190 के साथ मध्यम श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में हवा बहुत खराब। नोएडा में भी 212 के साथ खराब श्रेणी में हवा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के हिसाब से दिल्ली का 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह मध्यम श्रेणी में यानी कि 190 दर्ज किया गया है। आईआईटी दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 मापा गया है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 पर ये 204 रहा। दोनों खराब श्रेणी में आते हैं। लोधी रोड, आया नगर और धीरपुर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में AQI स्तर 139 और 114 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया है, इसे भी खराब श्रेणी में ही रखा गया है। तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य मापदंडों से 5 डिग्री कम था। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए जा रहे उपायों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक रिपोर्ट तलब करी थी। इजरायल और हमास युद्ध का 7वां दिन है। आज गाजा पर इजरायल के हमले तेज हो गए हैं। इजरायल में गाजा पर 6000 बम गिराए हैं। युद्ध में अब तक 4300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीबन 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। युद्ध की वजह से 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अपने 7वें दिन भी अविराम जारी है। इजरायली एयरफोर्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रही है। यही वजह है कि वहां के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। गाजा के इकलौते पावर प्लांट के बंद होने की वजह से अस्पतालों में लोगों का इलाज होना मुश्किल हो गया है। गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से पूरा इलाका मिट्टी के धूल में तब्दील होता जा रहा है। हमास के हमले में इजरायल में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1300 के करीब पहुंच गई है, जबकि 3418 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक में 1537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6612 लोग घायल हुए हैं। इजरायल के भीतर 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को भी ढेर किया गया है। अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वहां अब तक 32 लोगों की जान गई है, जबकि 600 लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही कुछ लेबनान में, जहां पर 5 लोग मारे गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं इजरायल और हमास युद्ध का 7वां दिन है और अब ऐसे में एयरफोर्स का गाजा पट्टी पर हमला भी जारी है। इजरायल ने गाजा पर 6000 बम गिराए हैं। तादाद सोचिए, बहुत ज्यादा तादाद में बम गिराए गए हैं। गाजा का इकलौता पावर प्लांट भी बंद हो गया है और इस पावर प्लांट के बंद होने की वजह से अस्पतालों में इलाज करना मुश्किल हो गया है। हमले में इजरायल के 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3418 लोग घायल हो गए हैं। गाजा में 1537 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके भी ढेर हुए हैं। वेस्ट बैंक में 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 600 लोग घायल हुए। लेबनान में भी 5 लोगों की मौत हुई है। युद्ध के बीच भारत का ऑपरेशन अजय जारी है। 212 भारतीयों की वतन वापसी हुई है।
इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी लगातार चल रही है। इजरायल से 212 भारतीय दिल्ली लौटे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत सकुशल वापसी हुई है भारतीयों की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। इजरायल में फंसे 18,000 भारतीय, जिनको इवैक्यूएट करने का काम लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें, नेपाल के 254 नागरिक भी वापस लौटे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री के साथ काठमांडू पहुंचे हैं ये नागरिक। नेपाली नागरिक। इजरायल हमास युद्ध में 10 नेपाली छात्रों की मौत भी हो गई है। छात्रों के शवों को वापस नेपाल लाया जा रहा है। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। इजरायल युद्ध में 10 नेपाली छात्रों की भी मौत हो गई है। छात्रों के शवों को वापस लाने की कवायद लगातार चल रही है। इजरायल से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन मामले में उन्माद की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कड़ी चेतावनी जारी हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही के दिनों में वैश्विक स्तर पर चल रहे इजरायल फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र किया है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा, सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया हो या फिर धर्मस्थल, कहीं से किसी भी तरह का उन्मादी बयान जारी नहीं होना चाहिए। अगर किसी की ओर से ऐसा करने का प्रयास किया गया तो तत्परता के साथ उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है संजय सिंह ने रिमांड के खिलाफ भी अर्जी दाखिल की है। आज दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हैं संजय सिंह। P20 सम्मेलन जिसका आगाज आज राजधानी दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं उद्घाटन सत्र में।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीयू के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको जी, सभी अतिथिगण, योर एक्सेलेंसीज, G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर्स समिट में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से यह हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसी, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सेलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी संसदों में मिशन लाइफ पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प लिया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी जी, इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं।
उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। एक्सेलेंसीज सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में एसडीजी के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गई है और आवश्यक होने पर कानून भी बनाए हैं। इस पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई है। विकास में पीछे रहे जिलों को आकांक्षी जिला मानकर हमने विकास के समकक्ष उन जिलों को लाने का नीतिगत फैसला किया है और इससे पूरे देश के अंदर एक समान विकास की अवधारणा विकसित हुई है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत स्वयं तो ओम बिरला उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आपने सुना P20 का आगाज हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 2 दिवसीय मेगा पेटीएम का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों से बातचीत की है। उप महापौर अली मोहम्मद इकबाल भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी का ज्वाइंट मेगा पीटीएम है ये। पिछले 8 सालों में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों से भी बातचीत की है। मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ है, पेरेंट टीचर मीटिंग। और ये 2 दिवसीय पेरेंट टीचर मीटिंग है और इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी इस बात का जिक्र करती नजर आई कि देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जीवन के लिए, क्योंकि वो असल में इंसान के अंदर मूल्यों का संवर्धन करता है। लेकिन मूल्यों के इस संवर्धन में परिजनों की भूमिका भी अहम हो जाती है। पेरेंट्स की भूमिका भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर्स तो 5 से 6 घंटे में बच्चों को सिर्फ शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिक्षा का असल संवर्धन परिजन करते हैं। आज हमें बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी स्कूल्स में आज एक जॉइंट मेगा पीटीएम है। इस बार हमने पीटीएम को 2 दिन में रखा है, फ्राइडे और सैटरडे, 13 और 14 तारीख, क्योंकि हमें अक्सर पता चला है कि पेरेंट्स कई बार कहते हैं हम एक दिन में बिजी हैं या नहीं आ पाए, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता पार्टिसिपेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा माता पिता हमारे स्कूलों में आ पाए। इसके लिए इस बार 2 दिन की हमने पीटीएम रखी है और सारे एमसीडी स्कूल्स में आज पीटीएम है, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज पीटीएम है। और पिछले 8 सालों से, जब से दिल्ली सरकार में इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई है, माता पिताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अब दिल्ली की शिक्षा क्रांति, अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति अब एमसीडी स्कूल्स तक भी पहुंच गई है और वहां पर भी अब ये पीटीएम्स का सिलसिला, माता पिता की भागीदारी का सिलसिला, बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय में सीसी की अहम बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना चुनावों को लेकर के विस्तार से होगा मंथन। प्रत्याशियों के नाम पर भी लग सकती है मुहर। साल के आखिरी में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 4 सूचियां बीजेपी ने जारी करी हैं। 136 नाम घोषित हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते खोले ही नहीं है।
आपको बताते चलें कि आज मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो कांग्रेस की ओर से बैठक का आयोजन हो रहा है और बैठक के बाद माना जा रहा है कि नवरात्र में यानी कि अगले सप्ताह कांग्रेस कई राज्यों के लिए सूचियां जारी कर सकती है। फिलहाल नाम सबसे ऊपर तेलंगाना और मध्य प्रदेश का चल रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।